बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हो गए। सियासी तौर पर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी गिरफ़्तारी है और इस हवाले से आप देखिए कि पूरी मुस्लिम लीग नून हिल कर रह गई है और इसी वजह से मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा है उससे नज़र आ रहा है कि उन्होंने ख़ास तौर पर आसिम सलीम बाजवा साहब को निशाना बनाया और DGISPR के हवाले से भी उन्होंने बात कही और कहा कि उनको वो बातें नहीं करनी चाहिए थी जो DGISPR ने कही हैं। अब मरीम साहिबा ने आसिम सलीम बाजवा साहब को क्यों निशाना बनाया और वो क्या चाह रही हैं इदारों से, फ़ौज से क्या चाह रही हैं, क्या धमकियां दे रही हैं, वो उनका अहम तरीन पैगाम क्या है, मेन पैगाम क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर ये कि अब अगली गिरफ़्तारी किसकी है, शहबाज शरीफ साहब के बाद अब कौन गिरफ़्तार होने वाला है, इस हवाले से मैं इसमें बात करूँगा। इसके अलावा एक ख़ास बात यह भी है कि आने वाले दिनों में लग ये रहा है कि जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जिस तरह से एहतजाज करने जा रही थी और लॉन्ग मार्च की धमकी दे रही थी और मुजाहरे और रैलियाँ, वो सब फीका पड़ता नज़र आ रहा है। वो मामला उस तरह नहीं चलते नज़र आ रहे, क्योंकि एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा पर भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी के, आसिफ जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा, इनकी गिरफ़्तारी के इम्कानात उतने नहीं हैं जितने कुछ और शख्सियात के हैं। तो दो के मैं हवाले से बात करना चाहूँगा ज़रा। एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो नई चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी हैरान कुन हैं। अब आपको पता है नैब ने फजलुर रहमान साहब को बुला रखा है और उनकी पूरी प्लानिंग है कि वही काम करेंगे जो मरीम साहिबा ने किया था कि नैब ने बुलाया था तो वहाँ पर फिर पथराव वाला मामला शुरू हो गया और हत्ता के फिर नैब ने कहा कि जी आप चले जाएं, इस माहौल में तो हम बयान नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो उसी से सबक सीखते हुए फजलुर रहमान साहब भी बिल्कुल उसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। तो फजलुर रहमान साहब की बारी आ रही है और इसके साथ दूसरी बारी किसकी आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो नई चीज़ें आई हैं, नैब को जो नई मालूमात मिली हैं, उनके मुताबिक फजलुर रहमान साहब के बंगले हैं, सैकड़ों कनाल ज़रई अराज़ी और दुकानों के भी मालिक निकले हैं फजलुर रहमान साहब। अब मौलाना के करीब तरीन साथी मूसा खान पहले ही गिरफ़्तार हो चुके हैं और इनकी गिरफ़्तारी की वजह से भी बहुत सी चीज़ें पता चल रही हैं नैब को। अब इसमें अभी एक और बड़ी चीज़ ये सामने आई है कि मौलाना के असासों में चक शहजाद इस्लामाबाद में 3 अरब मालियत की ज़मीन हाल ही में फ़रोख्त की गई है, 3 अरब मालियत की। इसके अलावा मौलाना के F8 इस्लामाबाद में बंगला, पेशावर, कराची और कोयटा में मार्केटें भी पता चल चुकी हैं और इसके अलावा डेरा इस्माइल खान में सैकड़ों कनाल अराजी भी है। अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो फजलुर रहमान साहब के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। इनके जवाबात वो किस तरह देंगे, कैसे वो मनी ट्रेल देंगे, ये सब कैसे होगा। अब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी क्यों हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जनाब APC के बाद हुई कि ये क्या हुआ और हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत पहले ली थी, अब क्यों नहीं ली। असल में जो उनके ख़िलाफ़ सबूत सामने आए हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। 4 वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं, इनके अपने ही लोग मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ जो काम करते थे, 4 वादा माफ़ गवाह बन गए। उन्होंने सारी तफसील बता दी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उस्मान है, उससे बहुत सी चीज़ें पता लगी। अब मेन चीज़, बुनियादी चीज़, ताकि वीडियो मुख्तसर रहे, कि 26 करोड़ के असासे बताते हैं जबकि निकलते हैं 7 अरब रुपए के। जाली कंपनियां निकल आती हैं, अरब हा रुपया मुलाजमीन के अकाउंट से निकलता है, जाता है, इनके अकाउंट्स में आता है। बाहर से अरबों रुपए की, करोड़ों डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जिनके हवाले से शहबाज शरीफ साहब एक जुमला, एक लफ्ज़ नहीं बताते कि ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, या आमदनी कहाँ से आ रही है। और ये जो आपने असासे बनाए, आमदनी आपकी डिक्लेयर्ड इतनी नहीं थी, ये असासे कैसे बन गए, कोई इस चीज़ का जवाब नहीं है। अरबों रुपया चपरासी के अकाउंट से निकल रहा है इनके। तो ये सब सवाल थे जिनके जवाब शहबाज शरीफ साहब नहीं दे सके। सिर्फ यही कहते हैं कि जी मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैंने तो अरबों रुपए कौम के बचाए हैं, मैंने फ़लाँ मनसूबा लगाया, फ़लाँ मनसूबा लगाया। लेकिन आपके और आपके ख़ानदान में ये जो अरबों रुपया इस तरह से एक चेन बन रही है, वो घूम रहा है,
और मुलाजमीन से घूम के आ रहा है, उनको इस तरह से जा रहा है, आपकी कंपनियों के मुलाजिम हैं, 9.5 अरब रुपया तो एक शुगर मिल के मुलाजमीन के अकाउंट से पता चल रहा है, इसका कोई जवाब नहीं दे सके, तो इसलिए फिर उनकी अब गिरफ्तारी हो गई है शहबाज शरीफ साहब की। अब देखिए मरीम नवाज साहिबा की अगली बारी नज़र आ रही है। फजलुर रहमान साहब का मैंने बता दिया और मरीम साहिबा का मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। अब देखिए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरीम नवाज साहिबा ने, उसमें उन्होंने एक तो ये कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो शीन लीग नहीं बना रहे, ये उन्होंने कहा है कि अलग नहीं हो रहे, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया है। और ये बातें होती रहती हैं। उन्होंने एडमिट भी किया, बिल्कुल हमारे अंदर लोग हैं जो बयानी से मुत्तफिक नहीं हैं मरीम नवाज़ के अपने और नवाज़ शरीफ साहब के, लेकिन फिर भी वो साथ रहेंगे और साथ हैं, यानी उनकी कोई मजबूरी है बहरहाल। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी वो चूँकि उन्होंने शीन लीग नहीं बनाई, ना वो बनाने जा रहे हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ना ही कोई मीम लीग बन रही है, बस नून लीग है और वही रहेगी। आसिम सलीम बाजवा साहब और उनके ख़ानदान को उन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट बनाया है, सबसे ज़्यादा कि जी उनसे क्यों नहीं पूछा जाता दौलत के बारे में, हमसे पूछा जा रहा है, हमारा तो कारोबारी ख़ानदान है, वो तो तनख्वाह लेते थे। अब फिर कहती हैं जी अदालतें इसका नोटिस क्यों नहीं लेती। तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि जी आप चले जाएँ, अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो आप चले जाएँ। फिर जी मीडिया आज़ाद नहीं है, मीडिया आज़ाद नहीं है, और पूरी एक एक लफ्ज़, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक लफ्ज़ दिखाया गया, सुनाया गया, सवाल जवाब भी जो हुए वो भी दिखाए गए। फिर वो कहती है जी मीडिया आज़ाद नहीं है। अच्छा जी, फजलुर रहमान साहब का नोटिस हो, शहबाज शरीफ गिरफ्तारी हो, इस पर भी वो बात करती हैं और कहती हैं कि जी शहबाज शरीफ तो जो नवाज़ शरीफ कहें वो सर तस्लीम खम करते हैं, लब्बैक कहते हैं, और अपनी सोच उनकी 30 साल से मुफाहमत की है, मगर वो नवाज़ शरीफ के आगे कुछ नहीं कर सकते। अब बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही मरीम साहिबा ने कि जी इमरान खान की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए इदारों को समझना चाहिए कि उनकी किसी तौर पे सपोर्ट ना करें, और फिर ये अगर इमरान खान की सपोर्ट करते रहे तो फिर ये ना हो कि मुस्लिम लीग नून के हाथ से भी मामला निकल जाए। अब ये बड़ा वाज़े फ़ौज को इशारा है, धमकी है कि जी आप क्यों इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं और आप इस हुकूमत को गिराने में हमारा साथ दें। अब यही बात 90 की दहाई में होती रही। एक तरफ कहते हैं मियाँ साहब का जी कोई वज़ीर-ए-आज़म मुद्दत पूरी नहीं कर सका, फिर आप इस वज़ीर-ए-आज़म को भी हटाना चाहते हैं, और फिर कल को आप कहेंगे देखें जी कोई भी वज़ीर-ए-आज़म मुद्दत नहीं पूरी कर सका। आप कभी पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म हो, बेनज़ीर हो, कोई भी हो, उसको भी मुद्दत पूरी नहीं करने देते, फिर आप खुद ही कहते हैं जी मुद्दत नहीं पूरी करने दी जाती। अभी हाल ही में आप देख लीजिए यूसुफ रज़ा गिलानी हो, आप उनको मुद्दत पूरी नहीं करने देते, फिर आप कहते हैं जी मुद्दत नहीं पूरी करने दी जाती, जब आपको निकाल दिया जाता है। तो अब देखिए कि अदालतों के हवाले से कहते हैं कि जी अदालतें क्यों नहीं ये केस देख रही, क्यों नहीं करती हैं। अच्छा, अपने जब केसेस बता रही हैं अपने कारकुनों के या अपने रहनुमाओं के कि जनाब राना सनाउल्लाह के, एहसन इकबाल ने जेल काटी, अच्छा सरीना लाठी के साथ अब काजी फैसल साहब की अहलिया का भी नाम बीच में ले दिया, जैसे वो भी कोई नून लीग की हैं कि जी वो भी जा रही हैं, इन लोगों का हो रहा है अगर एहतसाब, तो जी आसिम सलीम बाजवा का क्यों नहीं। मुसलसल उन्होंने आसिम सलीम बाजवा को टारगेट रखा कि उनका होना चाहिए, उनका सारा कुछ पता लगे। फिर अतर मिनल्ला साहब की बड़ी तारीफ़ की, लेकिन जब उनकी तारीफ़ करती हैं तो साथ दूसरे जजेस जो इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दें उनके ख़िलाफ़ बोलती हैं। तो जो जज आपको लगे आपके हक़ में है तो वो ठीक है, जो ख़िलाफ़ हो वो गलत है। और ये जो दबाव है, मिसाल के तौर पर अब वो आदत हो गई है शायद कि जिस तरह इन्होंने कहा जी जजेस बहाली तरीक, और उस वक्त इफ्तिखार चौधरी को जिस तरह बहाल करवाया, वो जी दबाव डाला पीपल्स पार्टी की हुकूमत हम गिरा देंगे, हम निकल रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, और फिर उस वक्त जनरल इशफाक परवेज़ कियानी को बीच में इन्वॉल्व किया। यही ये चाहते हैं कि दोबारा हो, कि जी उनसे दबाव डलवाया कि जी आप ये रिस्टोर करें इफ्तिखार चौधरी को, पीपल्स पार्टी पे दबाव डलवाया। वो चीज़ें नहीं भूलते जरदारी, और इसीलिए वो कहते हैं इस दफ़ा फिर ये धोखा देंगे। तो बहरहाल अब एक दफ़ा फिर उन मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी वही है कि फ़ौज पर इतना दबाव डालो, इनको बदनाम करने की कोशिश करो कि देखिए हम ये करेंगे, हम मीडिया में बात करेंगे, हम फैलाएंगे कि जी आप हैं पीछे, आप हैं पीछे। फजलुर रहमान साहब भी धरने में ये कहते रहे कि जी इदारे गिराएं, इनको गिराएं, क्यों हमारा साथ नहीं देते, ये गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत है, इसको गिराने में हमारा साथ दें, आप इसके साथ ना खड़े हो, वरना ज़ाहिर है हम आपको भी टारगेट करेंगे, या तो पीछे हट जाओ। अब फ़ौज ये कहती है, अस्करी क़यादत कहती है आइन और कानून के मुताबिक हमने चलना है, हम क्या करें। यानी माजी में अगर आप हुकूमतें गिरवाते रहे हैं दबाव डालकर, कुछ भी करके, कभी अदालतों से कभी कहीं से, तो अब आप चाहते हैं हम भी वही काम करें, और अगर नहीं करते तो आप फिर हमें बदनाम करना शुरू कर देते हैं। कियानी साहब का मैंने आपको बता दिया, फिर 90 की दिहाई का आपको बता दिया, फिर वो ज़ियाउल हक साहब का भी है जुनेजो साहब के ख़िलाफ़ उनके साथ।
तो ये एक पूरी कहानी है। IGI का आप देख लीजिए, पीपल्स पार्टी आज तक रोती है कि वो किस तरह बनी, क्या किया गया। अब वो ये कहते हैं कि जी गिराओ इस हुकूमत को, वरना हम फिर आपको भी बीच में रगड़ा देंगे। ये अजीब सी स्ट्रेटजी है जो सामने आ रही है, और ये तजादात हैं। अदालतों के खिलाफ कह रहे हैं कि जी अदालतों में भी अच्छे जजेस भी हैं, लेकिन बाकी दबाव में भी आ जाते हैं, यानी जो इनके खिलाफ जितने भी फैसले देंगे वो सारे दबाव में हैं, जो इनके हक़ में देगा वो ठीक है जज। और अब इसमें भी ये मसला नज़र आता है कि माजी में ये देखा गया है कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, कभी फ़ोन करके, कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवा के अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, फिर अपने बेंचेस बनवा कर उन्हीं जजों के पास केस लगवाने, उनको फ़ोन करने, ये सब सामने है। तो वो दौर वो चाहते हैं कि उसी तरह से हो, कि जो जज हमारी लाइन पर चलेगा वो ठीक है, वो आइन और कानून है, वो दबाव में नहीं है। जो हमारे दबाव में, वो दबाव में नहीं है। जो कोई और फैसला देगा हमारी मर्ज़ी के खिलाफ, वो दबाव में था, उसकी वीडियोज़ भी हम रिलीज़ कर देंगे, उसका ये काम भी कर देंगे। तो इसलिए ये बार बार काजी फाइज़ा साहब, शौकत सिद्दीकी साहब का ख़ास तौर पर जिक्र करती हैं कि जी अदालत जुर्रत क्यों नहीं करती, बुलाए। भाई जुर्रत आप कर लें, आप आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ चली जाएँ अदालत, आप भी जा सकते हैं, आपको किसी ने रोका है? अदालत खुद से करे जी, अदालत खुद से करे। अच्छा, अब इस हवाले से अब सवाल जवाब होते हैं। तो मरीम साहिबा ने कहा जी क्योंकि उनके लंदन के घर के बाहर एहतजाज हुआ, कुछ नौजवानों ने किया, तो उस पर वो कहती हैं जी वो नामालूम अफराद थे, PTI ने तो डिस्टेंस किया है, लेकिन नवाज़ शरीफ पीछे नहीं हटेंगे और वो इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन लग रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब अब थोड़े बैक फुट पर चले गए हैं। वहाँ पर उन्होंने ARY के रिपोर्टर ने सवाल करने की कोशिश की, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर। मरीम साहिबा कहती हैं रोज़ाना 10 मरतबा मेरी नवाज़ शरीफ से बात होती है और वो पूरी तरह मुतहरिक हैं और जल्द वो आएंगे भी, जब तक ठीक नहीं होते तब तक नहीं आएंगे, लेकिन बाकी वो पूरी तरह से लीड करेंगे, लीड कर रहे हैं बल्कि, मुझे तो ये लगता है। अच्छा, फिर इस्तीफ़ों की बात पर बड़ी दिलचस्प बात हुई। वो कहती हैं जी इस्तीफ़े अगर ये कहते हैं जी देंगे तो इलेक्शन करा लेंगे, नहीं हम तो फिर भी मैदान में होंगे और हमारे पास लॉन्ग मार्च की भी ऑप्शन है। उससे ये नज़र आ रहा है कि इनके जितने भी लोग हैं यकीनन वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते वाज़ेह तौर पर, क्योंकि अब अगर इस्तीफ़े देंगे तो फिर दोबारा इलेक्शन, अभी भी करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा इलेक्शंस में, फिर अगले इलेक्शंस के लिए भी तैयारी करके करोड़ों रुपया उसके लिए इकट्ठा करना है उन इलेक्शंस के लिए, तो वो तैयार नहीं होंगे कोई भी इस्तीफ़े के लिए, वो तैयार नहीं है। इसी वजह से इस तरह का इनको बयान देना पड़ा है। अच्छा, अदालत पर बार बार प्रेशर की बात करती हैं और प्रेशर खुद डाल रही हैं अदालतों पर इस तरह के बयान दे के। आखिर में जो बात हुई वो थी जनाब के DG ISPR। अब देखिए DG ISPR ने जो कहा कि जी मुलाकात हुई ज़ुबैर साहब की और उसमें मरीम और नवाज़ शरीफ का जिक्र हुआ। अब इस पर कहती हैं उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि फिर जो बातें मेरे इल्म में आई हैं अगर मैं कर दूं तो बड़ी बुरी बात होगी। DG ISPR को ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन देखिए कॉन्टेक्स्ट देखिए, पहले इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी ये क्या होता है, ये क्यों फ़ौज ने सारा कुछ किया, फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए सारा कुछ, और फिर उनको आना पड़ा। और मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि असल में APC से पहले इन्होंने आखिरी ये धमकी दी कि जी हम अब APC कर रहे हैं, हम ये काम कर देंगे, आप हमारी सपोर्ट करें और ये हुकूमत की सपोर्ट से हट जाएं, हमारी सपोर्ट करना शुरू कर दें। ये पैगाम था। अब पहले मरीम साहबा ने खुद कहा कि जी कोई नुमाइंदा नहीं मिला, फिर वो झूठ पकड़ा गया इस वजह से कि जी आप पहले भेजते हैं, अपने नुमाइंदे लोगों को भेजते हैं, मिन्नत समाज करते हैं कि जनाब ये देखें कि आप इमरान खान की सपोर्ट ना करें, और साथ धमकी देते हैं वरना हम APC में ये कर देंगे। मतलब ये किस तरह का नज़रिया है कि अपना काम निकल जाए। अगर मरीम साहिबा को बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती है, किसी तरह से भी कोई डील हो जाती है, बाहर चली जाती है, तो सब ठीक है, सब ख़त्म, और उसके बाद फिर अगले इलेक्शन तक देखा जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर आप इदारों के ख़िलाफ़ आ जाते हैं। अब आखिर में नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से फिर वो कहती हैं जी बड़े इंकशाफात हो रहे हैं, और मैं शेख रशीद की बातों का, उनके 10 सवालों का जो कि एक मजाक है, मैं ऐसी लव और बेहुदा बातों का जवाब नहीं देना चाहती। तो ये उनका लुबे-लुबाब है। लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे गिरफ़्तारी से पहले उनकी भी ये कोई आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, और क्योंकि केसेस उनके ख़िलाफ़ भी हैं और ज़मानत पर वो हैं, तो किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। ये था लेटेस्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।